Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we'll study chapter 3, the making of a global world made, the rise of mass production and consumption. Earlier in the video we studied post-war recovery, how after recovery Eastern Europe was actually बिफोर एक्चुअली वर्ल्ड वॉर जब हैपेंड हुआ था तब ईस्टर्न यूरोप जो था वो मास सप्लायर था ऑफ वीट जो होता है प्रोडक्शन वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा होता था एंड वो एक्सपोर्ट करता था थ्रू आउट द कंट्रीज बट ड्यूरिंग वॉर उसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया तो डिफरेंट एवेन्यूज क्रिएट हुए थे लाइक कैनेडा अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे वीट प्रोडक्शन इंक्रीज किया था बट अब जब आफ्टर वॉर पोस्ट वॉर रिकवरी में क्या होता है ईस्टर्न यूरोप में फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वीट का तो हाउ दैट एक्चुअली लीड्स टू फॉल इन द प्राइजेस ऑफ वीट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड द फार्मर्स की इनकम रिड्यूसेस एंड दे गेट ट्रैप्ड इनटू अ डेट ट्रैप. तो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अपन पढ़ेंगे कि अब होता है मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आफ्टर वॉर एंड हो जाती है. अब सारी कंट्रीज अपने स्टेबल उसमें आ जाती हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग. सो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मैंने जस्ट दे दिया था आपको पुरानी वाली वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था. इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे. अब वॉर एंड हो गई है, पोस्ट वॉर रिकवरी स्टार्ट हो गई है तो अब प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा एंड उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होएगा बिकॉज वॉर में बहुत ही स्टार्वेशन, हंगर, पॉवर्टी बोल सकते हैं कि होता है बिकॉज प्रोडक्शन हो नहीं रहा है. तो अब इंक्रीज होएगा तो कंजम्पशन भी अब लोग अच्छे से पेट भर के खाना खा पाएंगे. वील स्टडी दैट हाउ. इन द यूएस रिकवरी वॉज क्विकर. अब यूएस में क्यों रिकवरी थी क्विकर. We have already seen how the war helped boost the US economy. Okay, we have seen कि how war जो थी that had helped the US to boost economy. कैसे मैंने आपको बताया था कि US जो earlier एक creditor debtor nation था it became a creditor nation. मतलब वो लोन पे पैसे दे रहा था यूरोप को to fight the World War I. तो ऑब्वियसली वॉर एंड हो गई तो अब यूरोप को वापस भी देने पड़ेंगे पैसे जो यूएस ने लेंड किए हैं. तो इसीलिए वॉर की जो रिकवरी थी वो यूएस में सबसे अच्छी थी. आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s. एज यू नो कि 1918 में वर्ल्ड वॉर I एंड हुई थी. अब 1920 तक सब पैसे वापस मिलना स्टार्ट हो गए थे. किसको. यूएस को, जिसने यूरोप को पहले एज अ लोन दिए थे पैसे विथ इंटरेस्ट स्टार्ट हुए थे. तो अब द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s. अब 1920s में यूएस की इकोनॉमी बूम स्टार्ट करती है. अब मैंने एक टर्म बताया आपको कि किसी भी इकोनॉमी का एक बूम पीरियड आता है. जैसे 1920 आप यूएस की इकोनॉमी को ले लीजिए तो उसका फॉल भी आता है. और स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में आई एक्सप्लेन्ड यू अ टर्म कॉल्ड डिप्रेशन कि हाउ 1929 was the peak and the climax of डिप्रेशन, द ग्लोबल डिप्रेशन जो हुआ था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कारण. तो अपनी ये जर्नी अपन पढ़ेंगे आगे भी एंड इस वीडियो में भी कि हाउ 1920 वाज अ पीक जहाँ पे वॉर एंड होने के बाद अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है एंड फिर रिसेशन स्टार्ट होता है. फिर 1920 में द ग्रेट डिप्रेशन आता है जो सिर्फ यूएस को अफेक्ट नहीं करता बट ऑल ओवर वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है. ठीक है. One important feature of the US economy of the 1920s was mass production. अब mass production क्योंकि अब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक वैल्यू उसका प्रोडक्शन बताता है कि कितना प्रोडक्शन उस कंट्री में हो रहा है. क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी क्या होती है. जीडीपी अपनी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम बताती है. तो क्या है फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट क्या होता है अपना प्रोडक्शन. तो किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन विल डिनोट इट्स नेशनल इनकम. सो द मूव towards mass production and had begun in the late 19th century, but in the 1920s it became a characteristic feature of the industrial production in the US. अपन ने पहले 18th century में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पड़ा था. ब्रिटेन में. अब कहाँ 1920s में प्रोडक्शन हो रहा है एट अ लार्ज पेस यूएस में. ओके. A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. He adapted
the assembly line of a Chicago slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. क्या बोल रहे हैं? A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. अब किस सेंस में प्रोडक्शन हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में तो हुआ ही है, बट अदर जो सर्विसेज एंड सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप कार को जैसे मानते हैं ना, कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड. फोर्ड से कुछ याद आ रहा है? हाँ, वो वही फोर्ड है, ठीक है. तो कार मैन्युफैक्चरर एक पर्सन था, उसका नाम था हेनरी फोर्ड. ही अडैप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस. असेंबली लाइन शिकागो, एज यू नो कि देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है. तो ये यूएसए है, यूएसए के ऊपर कनाडा है. यहाँ ग्रेट लेक्स आती हैं, ग्रेट लेक्स. यहीं ग्रेट लेक्स के बाजू में शिकागो आता है. शिकागो का एक, शिकागो यूएस में है, ठीक है, याद रखना. यूएस में शिकागो जो है, उस हेनरी फोर्ड ने अडैप्ट कर लेता है उसका असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस. अब स्लॉटर हाउस में क्या होता है? इन विच स्लॉटर्ड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय बुचर्स एज दे केम डाउन ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट. स्लॉटर हाउस में एनिमल्स को किल किया जाता है एंड बाय बुचर्स, वाया बुचर्स फॉर ईटिंग पर्पसेस, ठीक है. टू हिज न्यू कार प्लांट इन डिट्रॉइट. अब असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस जो अडेप्ट किया था हेनरी फोर्ड ने, क्यों अडॉप्ट किया था? टू हिज न्यू कार प्लांट, क्योंकि कार प्लांट उन्होंने स्टैब्लिश करना था कहाँ? डिट्रॉइट में. डिट्रॉइट को वन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा गया है यूएस का, दो अब इट्स वेरी मच डिग्रेडेड जोन डिट्रॉइट में. इतना रस्ट कैपिटल बोलता है, बट डिट्रॉइट वॉज वंस अपॉन अ टाइम an important car manufacturer place. He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles. Assembly line क्या होती है? कार के स्टील बनते हैं, स्टील पहुंचता है, मैन्युफैक्चर होता है, कार के शेप में दिया जाता है, फिर इंजन्स बनते हैं, ठीक है, इंजन्स एम्प्लॉय किए जाते हैं कार में, फिर फाइनली कार एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और भी उसकी फिनिशिंग होती है. तो दिस इज व्हाट एन असेंबली लाइन. ओके, तो उनको लगा कि इट विल बी अ फास्टर वे एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स. द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. जैसे मैंने क्या बोला, कार का स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कार का शेप दिया जा रहा है, फिर इंजन एम्प्लॉयड हो रहा है, फिर उसमें जो इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, फिर फिनिशिंग हो रही है कार की. तो अब हर एक सेक्टर में असेंबली लाइन हो गई. ये असेंबली लाइन अपनी है. असेंबली लाइन में हर एक एम्प्लॉय मतलब प्लेस्ड है. हर पांच सेक्टर मान लेते हैं, 5 में अ नंबर ऑफ पीपल आर प्लेस्ड, जो एक ही काम रोज रोज बार बार कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कार मैन्युफैक्चर करना है. तो वही ये सेंटेंस बोल रहा है. दिस वॉज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क. अब एक पर्सन को आप एक काम डेली करने बोलोगे तो वो तो उस काम में मास्टर अप हो जाएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से करने लग जाएगा वो. तो यही वो बोल रहा है कि ये इससे जब पर पर्सन आउटपुट निकाला गया तो पर पर्सन की पेस भी बढ़ गई है. एक पर्सन वो काम करने की पेस इंक्रीज हो जाती है, स्पीड, तो इसीलिए वो आउटपुट रेट इंक्रीज हो गया है. Speeding up of the pace of work. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motions, take a break or even have a friendly word with a workmate. मतलब बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें हो गई थी कि एक पर्सन किसी से बात भी नहीं कर सकता, ब्रेक लेने भी नहीं जा सकता. ऑब्वियसली कन्वेयर बेल्ट जैसे आ रहे हैं, आपको वैसे सर्व करना पड़ेगा वरना वो निकल जाएंगे. अगर आपने और आपके अगर सुपरवाइजर ने देखा कि आपने वो काम नहीं किया तो आपको हटा देंगे, क्योंकि यही एक एम्प्लॉय का रिलेशन बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया था, जहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स की तो बात करी नहीं गई थी. वहाँ पे सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे ह्यूमंस को यूएस में. तो यही मैकेनिकल, आज भी आप यूएस का कल्चर देखेंगे, इट्स वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक, जो बोलते हैं ना टर्म इंडिविजुअलिस्टिक, कि अपने से अपना मतलब रखना. मतलब वहाँ के लोग, न्यूयॉर्क सिटी के लोग और शिकागो के लोग, वो अपने नेबर्स तक को नहीं जानते हैं. इंडिया का एज यू नो कि सिर्फ नेबर्स ही नहीं, पूरी कॉलोनी में सबको जानते हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं. तो वहाँ पे जब ये मैकेनिकल चीज़ें होने लगी तो एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक मैकेनिकल रोबोट बोल सकते हैं बन गया था. एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3-minute intervals.
अ स्पीड मच फास्टर देन दैट अचीव बाय प्रीवियस मेथड्स। 3 मिनट्स के इंटरवल में assembly line, so as a result Henry Ford's cars came off the assembly line at 3 minutes intervals, मतलब हर 3 मिनट के इंटरवल में a car was getting produced, a speed much faster than that achieved by previous method, जो पहले कभी कोई और मेथड पे वो अप्लाई नहीं किया गया था। The T model Ford was the world's first mass produced car। MCQ क्वेश्चन। मास प्रोड्यूस हो रही थी ये सारी कार मैकेनिकल रोबोट्स के थ्रू। मैकेनिकल रोबोट्स मतलब ह्यूमंस को बोल रही हूँ मैं, ठीक है, रोबोट्स नहीं आए उस समय। द टी मॉडल फोर्ड, अंडरलाइन कर लेना, वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। मास प्रोड्यूस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई थी एंड बहुत सारे लोगों तक पहुंची थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, ठीक है। At first, workers at the Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly lines in which they could not control the pace of work, so they quit in large numbers. Obviously, डिप्रेशन तो हो ही जाता है यार, एक ही काम रोज रोज आप कर रहे हैं बिना ब्रेक लिए, बिना किसी से इंटरेक्ट किए, एंड फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो पर्सन बिकम्स डिप्रेस्ड। सो व्हाट हैपेंड, द पर्सन स्टार्टेड क्विटिंग द वर्क, सो दे क्विट इन लार्ज नंबर। In desperation, Ford doubled the daily wage to $5 in January. Desperation में अब क्या करेगा इंसान को, मतलब जो एम्प्लॉयर है जिसे एम्प्लॉय करना है लोगों को, बट काम के लिए लोग मिल नहीं रहे हैं, तो अब उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी और उसको और कमाना भी है, तो अब वो क्या करेगा, अपना वेज रेट बढ़ा देगा कि अब वो वेजेस ज़्यादा देना स्टार्ट करेगा। अब वेजेस जब ज़्यादा देना स्टार्ट करेगा, मेन मोटिव क्या रहता है इंसान का, पैसे कमाना, मतलब मटीरियलिज्म कह सकते हैं इस चीज़ को, बट वो एक होता है आपका। आप भी जब बड़े होंगे देन यू रियलाइज कि द पर्सन हु इज एबल टू फीड हिज फैमिली, प्लेस फूड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, विल बी वैल्यूड मोर एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु इज नॉट एबल टू डू दैट। ओके, तो अब डेस्परेशन में फोर्ड ने क्या कर दी, डबल कर दिए डेली वेजेस। मिस्टर फोर्ड ने, ऐसे मान लेते हैं मिस्टर फोर्ड ने, ठीक है, to $5 in January 1914. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. अब trade unions को क्यों बैन किया? देखो ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं ना, ट्रेड यूनियंस होते क्या है, ये वर्कर्स जो होते हैं वो एक यूनियन बना देते हैं, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन। अब ये जब अनफेयर एक्टिविटीज़ हो रही रहती है, जैसे मैंने बताया मैकेनिकल रोबोट की तरह काम कर रहे थे लोग को, उनको टाइम नहीं मिलता था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दे एक्चुअली मेक अ यूनियन एंड एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करके दे एक्चुअली डू अ स्ट्राइक और डिमांड करते हैं हायर वेजेस। तो अब फोर्ड ने क्या किया, ट्रेड यूनियंस को ही बैन कर दिया फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द प्लांट्स, कि अब आप लोग ही स्ट्राइक करोगे कैसे जब मैं यूनियन ही बैन कर देता हूँ। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रेपिडेटली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर। तो अब वेज भी इंक्रीज कर दिया एंड अब तो और ज़्यादा प्रॉफिट लालच आ गया कि अब तो यार मैंने सैलरी भी इंक्रीज कर दिया, तो अब काम भी अच्छे से करके दो। सो मच so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डेली वेज को इंक्रीज करना वाज हिज बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो उन्होंने कभी नहीं लिया था। Fordist industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. Mass production lowered costs and prices of engineered goods. अब ऑब्वियसली कहीं किसी चीज़ का, जैसे कार है, जैसे रोल्स रॉयस है, आपने सुना होगा रोल्स रॉयस के बारे में। अब रोल्स रॉयस का प्राइस जो होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड करोड्स में होता है, समथिंग अच्छा खासा करोड्स में होता है। बिकॉज वाई, क्योंकि रोल्स रॉयस क्या करती है, वो एक्चुअली पहले ऑर्डर लेती है एंड फिर कार डिज़ाइन करती है। आपको जैसे आपका फंक्शन सिस्टम्स चाहिए, आपको कार के इंटीरियर्स कैसे चाहिए, एक्सटीरियर्स कैसे चाहिए, सीट किस वेलवेट लेदर किसकी चाहिए, वो आपको करके देंगी। तो इसीलिए उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बिकॉज वो कस्टमाइज करके देती है कंज्यूमर जो है उनकी नीड के हिसाब से। बट ऐसे ही अकन मारुति ले लेता है। अच्छा, मारुति, कोई सी भी मारुति की कार, मारुति क्या करती है, बल्क में प्रोडक्शन करेगी। बल्क में प्रोडक्शन करेगी तो उसका प्राइस भी कम होगा। यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हैं कंज्यूमर की नीड के हिसाब से, तो प्राइस भी हाई है।
ठीक है, यहाँ पे प्राइस लो है बिकॉज बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है एंड सबको एक जैसी मारुति की कार मिलेगी, मारुति की वैन बोल लेते हैं, ठीक है। किसी को नहीं कि अच्छी, किसी को बुरी, किसी को अच्छा लेदर का सीट मिल रहा है, किसी को स्टेयरिंग अच्छी, ऐसा नहीं डिस्टिंक्शन करेगा मारुति, ठीक है। तो इसीलिए वो प्राइस भी कम रखेगा क्योंकि हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वो चीज़ बोल रहे हैं कि मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स, की मास प्रोडक्शन जब होने लगा तो वो जो कार प्रोड्यूस हो रही थी उतने रेट पे उसका प्रोडक्शन प्राइस भी फॉल होने लग गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया सप्लाई एंड डिमांड का, कि सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस कम हो जाता है। Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. अब कार्स इजीली अवेलेबल हो गई यूएस में, बिकॉज यूएस में मास प्रोडक्शन हो रहा था डन बाय हेनरी फोर्ड एंड ये मैकेनिकल रोबोट्स कह सकते हैं, मैकेनिकल ह्यूमंस की तरह हो रहा था। जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे दे वर नॉट हैप्पी, बट ऑब्वियसली जो कंज्यूम कर रहे थे बल्क में प्रोडक्शन दे वर वेरी मच हैप्पी। कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929. अब 1929 द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, याद रखना। मैं बार बार डेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रट जानी चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, वर्ल्ड फाइनेंसेस क्रैश हुए थे इस दिन, इस ईयर में। तो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड जो है 1929, तब एक्चुअली 5 मिलियन क्या हो रही थी, कार्स सेल हो रही थी, ओके। सिमिलरली देयर वाज अ स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। ये सारे आइटम्स लाइक वो है ना इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, मतलब R&D बहुत अच्छा कर लिया था यूएस ने, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण उसके साइंटिफिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो थे उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया था। ग्रामोफोन प्लेयर्स, ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज क्या था, दैट इज ऑन क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आपने सुना होगा EMI वाला कॉन्सेप्ट, कि अमेजोन अभी जैसे सेल चल रही है तो आप कुछ भी प्रोडक्ट या फ़ोन लेते हो 70,000 80,000 का जो है, तो आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हो, EMI जो भरना बोलता है ना। तो वही वो सिंपल शब्दों में उसको वो बताया गया कि हायर परचेज मॉडल पे ये सारे आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोज, ग्रामाफोन्स, दीज वर परचेज्ड एंड उसमें क्या था, ऑनलाइन ऑन क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, की इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भरना, वही EMI वाला सिस्टम, ठीक है। The demand for refrigerators, washing machines was also fueled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by the loans. So, अब क्या हो रहा था कि ये रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की डिमांड तो बढ़ रही थी, was also fueled by a boom in house construction and house ownership. अब लोग क्या, हाउस बन रहे थे तो हाउस खरीदना भी स्टार्ट कर रहे थे। अब हाउस खरीदना स्टार्ट करेंगे तो हाउस में जो जो नेसेसिटीज़ है वो तो रखेंगे ना, तो रेफ्रिजरेटर भी एक नेसेसिटी थी तब, वॉशिंग मशीन भी आज के ज़माने में भी नेसेसिटी। अब नया घर खरीदोगे तो एक खरीदोगे ना वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सामान स्टोर करने के लिए, तो वो हाउस बूम हुआ तो ये सारी डिमांड्स भी इनकी इंक्रीज हो गई। एंड फाइनेंस वंस अगेन बाय लोन्स, एंड इसमें इनको फाइनेंस कैसे किया, वही वो EMI हायर परचेज मॉडल में लोन्स लेकर, कि लोन्स अभी हम लोन्स दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। हायर परचेज मॉडल दैट वी स्टडीड। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s, हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम, important term, created the basis of prosperity in the US, सॉरी 1920s में एज यू नो कि आफ्टर पोस्ट वॉर रिकवरी पीरियड है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, तो अब हाउसिंग, लोग घर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, एंड घर का सामान जो रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ग्रामोफोन्स हो गया, वो भी अच्छी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। एंड ये सब किस मेथड के थ्रू खरीद रहे हैं, वाया लोन। लोन एज एन एक सिस्टम, हायर परचेज मॉडल जो मैंने बताया कि लोन ले लेंगे पहले, उसको रीपेमेंट मतलब मंथली रीपेमेंट्स में देंगे उसका इंस्टॉलमेंट्स। अब इसने क्या किया, इट क्रिएटेड अ बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रॉस्पेरिटी कर दी यूएस में। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स, राइजिंग कंजम्पशन डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स। अब इन सब ने क्या कर दिया, यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया। बूस्ट मतलब इंक्रीज कर दिया अच्छा खासा, मतलब यूएस इकोनॉमी
अच्छे ग्रोथ पे, यूरोप से भी ज़्यादा ग्रोथ पे अर्न कर रही थी, जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या इन्वेस्टमेंट अवेलेबल था, एम्प्लॉयमेंट लोगों को अच्छी खासी मिल रही थी, लोग कंजम्पशन भी अच्छा खासा कर रहे थे, किसका, अब ये बताया था ना, रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का एंड हाउसेस खरीद कर। Now, in 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. तो अब US सिर्फ अपने तक ही क्यों खुश रहे, खुशी स्प्रेड करे, क्योंकि अगर US खुशी स्प्रेड करेगा तो उसको भी बाद में रिटर्न में खुशी मिलेगी ना। तो क्या किया, यूएस के पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी हो गया, तो यूएस के बैंक्स एंड यूएस की गवर्नमेंट क्या कर दिया, उन्होंने लेंड करना स्टार्ट कर दिया दूसरे नेशंस को, अदर नेशंस, XY नेशंस मान लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट करना मतलब पैसे लोन पे उधार देना। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल exports also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. अब 1923 से next 6 years मान लेते हैं कि यूएस ने लोन देना स्टार्ट किया, दूसरी गवर्नमेंट्स दूसरे एसेट्स खरीदना स्टार्ट किए दूसरे कंट्रीज में, एंड ये जब सिनेरियो स्टार्ट किया तो यूरोपियन रिकवरी, जो यूरोप में मेजर वॉर जो थी वो फाइट की गई थी, वर्ल्ड वॉर 1, तो उसकी रिकवरी आसान हो गई कि यूरोप, अच्छा ठीक है यूएस से पैसे दे रहा है तो यूरोप रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। ना वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 years भी इंक्रीज हो गई, बिकॉज जब कोई कंट्री पैसे दे रहा है, ऑब्वियसली आप फ्यूचर में दोगे, बट ठीक है फ्यूचर में किसने देखा है, अभी तो ले लो, मिल रहा है तो अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, सब कंट्रीज ने ये सोचा, अब लोन तो ले लिया सब कंट्रीज ने, अब आगे देखते हैं क्या होता है। All this, however, proved too good to last. मैंने क्या बोला, किसी भी खुशी का एक दुख वाला पॉइंट आता है, तो अगर खुशी पीक पर है 1920s में, तो अब उसका दुख भी आने वाला है। By 1929, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. मतलब वो टाइम आ गया है, 1920s में सब खुशी खुशी है, सबने घर ले लिए हैं, वॉर एंड हो चुकी है, घर का सामान भी लेना स्टार्ट कर दिया, रेफ्रिजरेटर, ग्रामोफोन्स, बट सब लोन पे ले रहे हैं कि हम बाद में फ्यूचर में देंगे, क्योंकि हमारी जॉब तो परमानेंट है, परमानेंट थी नहीं, बट उनको लग रहा था कि हाँ हाँ अब तो हम इस कंपनी में जॉब करेंगे, कंपनी स्टेबल है, हमें भी पैसे मिलेंगे अच्छे खासे, एवरीवन वाज हैप्पी 1920s में। बट ये खुशी लास्ट नहीं करती है, बिकॉज अभी अपन फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे कि हाउ ये जो 1923 में 1923 तक पीक खुशी रहती है, हाउ वो एक डिप्रेशन में बदल जाती है। जो होता है ना डिप्रेशन, एज नॉर्मल मेंटल ट्रॉमा भी होता है ना जो डिप्रेशन में पड़ता है, तो ये रियल में भी एक डिप्रेशन ही है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, तभी इसका नाम ही डिप्रेशन दिया गया है। Box 3. Many years later, Dorotha Lange, the photographer who shot this picture, recollected the moment of her encounter with the hungry mother. I saw and approached the hungry and desperate mother as if drawn by a magnet. I did not ask her name or her history. She told me her age, that she was 32. She said that is, she and her 7 children had been living on frozen vegetables from the surrounding fields and birds that the children killed. There she sat with her children huddled around her and seemed to know that my pictures might help her, and so she helped me. फ्रॉम पॉपुलर फोटोग्राफी February 1960। तो ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हाउ एक हंगरी मदर थी, अपने बच्चों को ऐसे कडल करके बैठी हैं एंड बता रही कि पिछले 6-7 सालों से मैं फ्रोजन वेजिटेबल्स पे अपने बच्चों को और मैं अपने आप खुद को जिंदा रख पा रही हूँ, ठीक है। फिगर बताता है माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर्स फैमिली होमलेस एंड हंगरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अब देखिए डिप्रेशन आने वाला है, जैसे मैंने बताया 1929 वॉज द क्लाइमेक्स ग्रेट डिप्रेशन का, तो अब वो स्टार्ट हो गया है। तो हाउ ग्रेट डिप्रेशन ने माइग्रेंट लेबरर्स जो बाहर से कंट्रीज से आए थे काम की अपॉर्चुनिटी में, यूएस एज यू नो बूम कर रहा था काम के सिलसिले में, तो एक्चुअली दैट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज बट लेटर ऑन इट टर्न टू बी अ डिजास्टर। सो दिस इज व्हाट द पिक्चर इज सेइंग। I hope here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other state board को भी cover करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board.
वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है यहाँ. दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस आर ऐप. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं आप. थैंक यू फॉर स्टडिंग.